अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न और दुनिया के साथ में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें सबसे पहले प्रोग्राम में बात करनी है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से एक सर्द महरी दिखाई देती है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का इस बारे में कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़ करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात म्यूनिख में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कही। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गुज़िश्ता बातचीत के अदवार में ठोस पेशरफ्त न होने के बावजूद सऊदी अरब ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का 5वां दौर स्केजुअल करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजूहात क्या रही हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला कब से जारी है, अभी तक वो पेशरफ्त क्यों नहीं हो पाई है जो दोनों ममालिक की जानिब से चाही जा रही है। इस सब पर हमने एक डिटेल पैकेज तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। फिर गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने की उम्मीद पैदा हो गई। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गुज़िश्ता बातचीत के अदवार में ठोस पेशरफ्त न होने के बावजूद सऊदी अरब ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का 5वां दौर शुरू करना चाहता है। म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब में इनका मजीद कहना था कि अगर ईरान के साथ 2015 में होने वाला जौहरी मुआहदा बहाल हुआ तो इस इक़दाम को इलाकाई खदशात दूर करने का इब्तदाई नुक्ता समझा जाए, ना कि हतमी। साथ ही उन्होंने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि मुफ़ाहमत तभी ही मुमकिन है जब ईरान बुनियादी मसाइल के हल के लिए संजीदा होगा। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात काफी अरसे से तनाज़ात का शिकार रहे हैं। तेहरान में सऊदी एम्बेसी पर मुज़ाहिरीन के धावा बोलने के बाद से सफारती ताल्लुकात मुनक़ते हैं। सऊदी अरब ईरान पर यमन, लबनान और शाम में अपने मुखालिफ ग्रुपों की हिमायत और उनकी माली हिमायत का इल्जाम भी आयद करता है। सितंबर 2019 में हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब की तेल की एक बड़ी तंसीबात पर ड्रोन हमले के बायस मुल्क को अपनी तेल की पैदावार का 50% हिस्सा कम करना पड़ा था। रियाज की जानिब से इस हमले का जिम्मेदार तेहरान को करार दिया गया था, लेकिन ईरान ने इस इल्जाम की तरदीद की थी। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात की बेहतरी के लिए गुज़िश्ता साल बातचीत का आगाज किया था। अप्रैल में शुरू होने वाले मुज़ाकरात के पहले 3 दौर इराक में मुनक़िद हुए। अगस्त में ईरान के नए सदर इब्राहिम राइसी के ओहदा संभालने के बाद सितंबर में मुज़ाकरात का 4था दौर हुआ, लेकिन इस मुलाकात के मकाम को खुफिया रखा गया। गुज़िश्ता माह ईरानी हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई थी कि दोनों ममालिक 2016 में सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन पर हुजूम के हमले के बाद से बंद सफारत खाने दोबारा खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। ईरान की जानिब से सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात के नए दौर के लिए इसरार भी किया गया था और अब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा के बयान के बाद जल्द ही दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का 5वां दौर शुरू होने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, जल्द ही मुज़ाकरात का जो 5वां दौर है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ पेशरफ्त भी हो पाएगी? मुज़ाकरात तो हो जाएंगे, लेकिन पेशरफ्त पहले भी नहीं हुई है। अभी कितने इम्कानात हैं ये हम जानेंगे जी हमजा रफ़त हुसैन साहब से, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। वालेकुम सलाम आसमा, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो में दावत दी। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमजा साहब हमारे शो के लिए। हमजा साहब ये फरमा दीजिएगा, पहले बहुत सारे अदवार जो हैं मुज़ाकरात के वो हो चुके हैं, 4 दौर हुए हैं, इल्ज़ामात का सिलसिला जो है एक दूसरे पर जारी रहता है, अटैक्स किए जाते हैं। सऊदीया कहता है कि इसमें ये जो ईरान है ये मुलव्वस है, कहीं ना कहीं बराह रास्त, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। अब ये जो 5वां दौर होने जा रहा है इसमें भी सिर्फ हम इल्ज़ामात लगते हुए देखेंगे या कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी, मामलात कुछ बेहतर हो पाएंगे? देखिए आसमा, बेहतर होने के इम्कान ज्यादा है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो सऊदी अरब के हैं उन्होंने अभी ये वजाहत की है कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और JCPOA डील जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर अमूर के ऊपर जो डील चल रही है उसका भी एक जल्द खात्मा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये डील मुकम्मल हो जाए। तो ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जो प्ले करेंगे। ये सिंपल ये बात नहीं होगी कि रियाद कहेगा कि हम तेहरान के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे और तेहरान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर करार देंगे। ये इतनी सिंपल बात नहीं होगी। इस दफा का जो सऊदी अरेबिया का जो रद्द अमल है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है,
वो चाहते हैं कि अकोमोडेट किया जाए ईरान को, और ईरान की तरफ से भी बहुत हद तक दावत दी गई थी। जब जवाद जरीफ साहब आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हम मुज़ाकरात कर सकें। तो इस दफा हमें देखना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया में एग्जैक्टली टोन है किस किस्म की। पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर फर्ज करें हूती रेबल्स की तरफ से, जो यमन के जो हूती रेबल्स हैं, उनकी तरफ से अटैक्स बढ़ जाती है या कशीदगी बढ़ जाती है खित्ते के अंदर, तो बहुत हद तक मुश्किलात का सामना होगा इन मुज़ाकरात को। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कही जा रही है, हम देखते भी हैं कि सऊदी अरब की जो ईरान की जानिब पॉलिसी है, उसमें तब्दीली की एक बड़ी वजह जो है वो अमेरिका की मशरक़ वस्ता की जानिब नई पॉलिसी को करार दिया जाता है। बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते दिखाई देते हैं, और माहिरीन ये भी कहते हैं कि बाइडेन इंतज़ामिया की ईरान की जानिब कम जारहाना पॉलिसी ने सऊदी अरब को मजबूर कर रखा है कि वो इलाकाई सूरत हाल के लिए मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर करे। क्या आप भी ये समझते हैं कि अमेरिका का भी इसमें किरदार है, जिस तरह से कहा जा रहा है तज्ज़ियाकारों की जानिब से? जी, मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कोशिश है कि ट्रंप एरा की जो पॉलिसीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी पॉलिसी तो ये थी कि JCPOA डील जो ईरान के साथ थी उसको स्क्रैप किया जाए, उसको किसी ना किसी तरह से बेहतर तरीके से मैनेज करें। पर इसका ये बेसिक ताल्लुक जो है ये अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ भी है, जो मशरक़ वस्ता के अंदर जो ममालिक है उन्होंने जो इजराइल के साथ ताल्लुक काफी हद तक बेहतर किए हैं। तो वो यही चाहते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान अमन आ जाए और JCPOA डील की जो है जल्द से जल्द इसका खात्मा हो जाए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ईरान को अकोमोडेट किया जाए, तो ये डेफिनेटली ये बात दुरुस्त साबित होती है। अच्छा सर, ये ईरान का जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के पीछे कहा यह जा रहा है कि एक मकसद ये भी है कि ईरान के खिलाफ बनने वाले किसी भी इत्तेहाद से बचा जा सके। ईरान की सऊदी अरब के मुकाबले में हम जानते हैं कि ताकत भी महदूद है। क्या ये भी एक वजह है मुज़ाकरात की कोशिश की, ताकि खित्ते में ईरान के खिलाफ जो बढ़ते हुए इत्तेहाद हैं उनको रोका जा सके? जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि अगर आपने वैसे भी सुना होगा, ईरान का शिया क्रेसेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर होता है। वो उनकी कोशिश ये होती है कि जो शिया लॉबीज हैं मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे वो लबनान के अंदर हो, शाम के अंदर हो, इराक के अंदर हो, उसको किसी ना किसी तरह से अपने कैंप के अंदर लेके आया जाए। सऊदी अरब की तरफ से ये कोशिश ये होगी कि ये जो कैंप्स है वो इनको अल्फा एलिमेंट्स के तौर पे समझते हैं, ऐसे एंटिटीज के तौर पे समझते हैं जो कशीदगी बढ़ा सकती है रीजन के अंदर। तो उनकी कोशिश ये है कि ईरानी लीडरशिप को किसी ना किसी तरह से टेबल पे लाया जाए, ताकि ये जो अनासर हैं इनको ना किसी तरह से इसको ठीक किया जाए। बात सिंपल सी आ जाती है कि इन अनासर में हूती रेबल्स भी शामिल हैं, जिनको सऊदी अरेबिया बहुत हद तक अक्यूज करता रहा है तेहरान को कि ये इस तरह की हूती रेबल्स को ये स्पॉन्सर करती है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है। ईरान ने हमेशा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी और बायलैटरल तौर पे भी हमेशा इस चीज का जिक्र किया है कि वो नहीं चाहते कि कशीदगी इस सेंस में बढ़े, और ना ही वो इस तरह के एलिमेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। पर सऊदी अरेबिया का ये कहना है, अगर तो फर्ज करें मुज़ाकरात की दावत होती है, तो इस मुज़ाकरात की दावत के दौरान और मुज़ाकरात जब होंगे, ये भी एक प्री कंडीशन ले की जा सकती है कि ईरान इस तरह की एंटिटीज को स्पॉन्सर करना बंद कर दे। तो ये मेरे ख्याल से एक दुरुस्त आर्गुमेंट है कि सऊदी अरेबिया जो चाहता है कि ईरान इस तरह के जो अनासर है उसको स्पॉन्सर करना बंद कर दे। ठीक है। अच्छा, म्यूनिख में हम ये देख रहे हैं कि ईरान के नुमाइंदे भी मौजूद हैं ना। ईरान का कहना यह है कि ईरान जल्द से जल्द एक अच्छी जौहरी डील चाहता है, अगर अमेरिका भी सियासी फैसला करे तो। अच्छा, उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है सर कि अमेरिका के साथ कैदियों की तब्दीली का जो मामला है वो इंसानी मसला है, जिसका जौहरी मुआहदे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का इसरार यह है कि जब तक 4 अमेरिकी रिहा नहीं होंगे जौहरी मुआहदा मुमकिन नहीं है। अगर अमेरिका और ईरान में इस मामले पर डेडलॉक बरकरार रहता है, बात आगे नहीं बढ़ती है, तो क्या हम ये देखेंगे कि ये सारा सिलसिला जो है अमेरिका एंड ईरान के माबैन, ये ईरान के सऊदी अरब के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर असर अंदाज हो सकता है, मुतासिर कर सकता है इन डायलॉग्स को? जी बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह से रियाद पे और अल सऊद फैमिली के ऊपर दबाव डाला जाए कि ईरान के साथ मुज़ाकरात ना करें। इस बुने वो ह्यूमन राइट्स की सतह के ऊपर बात कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अगर इन्होंने हमारी कैदी रिहा नहीं किए तो ये बेसिकली एक रोग रजीम है, और अगर एक रोग रजीम है तो रोग रजीम के साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके सिर्फ असरात सऊदी अरब और ईरान के मुज़ाकरात के ऊपर नहीं होगा, इसके असरात जो है JCPOA डील के ऊपर भी होगा, इसके असरात जो है खित्ते के अंदर जो अमन है उसके ऊपर भी होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चलेगा कि जो कैदी है उनको रिहा नहीं किया जा रहा, और ईरान की तरफ से जो इब्राहिम रईसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से एक डिफाइंस आ रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सऊदी अरब और ईरान का जो नेगोशिएशन
नेगोशिएशंस है, जो मुज़ाकरात है, वो मटीरियलाइज कर सकें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका का अभी भी इन्फ्लुएंस सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा है, खारजा पॉलिसी के ऊपर उनका असर बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अगर नहीं होते हैं अमेरिका के मफादात, जिस तरह से इन कैदियों को लेकर मामला है, तो फिर ये डायलॉग जो है ये भी खसारे में पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा रिफत हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर हैं आप बैनुल अक़वामी उमूर के बात कर रहे थे सऊदी ईरान ताल्लुकात को लेकर। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ना है हमें प्रोग्राम में। पेंडोरा बॉक्स के हवाले से तो आपने सुना होगा, पेंडोरा पेपर्स के हवाले से भी आपने सुना और बहुत ज़्यादा सुना, लेकिन पेंडोरा के बाद पनामा पेपर्स आए और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि स्विस बैंकिंग सीक्रेट्स का बड़ा मालियाती स्कैंडल जो है इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। स्विस बैंक्स के 70 साल से ज़ायद के बैंक अकाउंट्स डेटा की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इन अकाउंट्स में मौजूदा रकूम की जो मालियत है वो 100 अरब डॉलर्स बताई जा रही है। क्रेडिट स्विस में मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्ट सियासतदानों के खातों के अलावा जंगी जराइम, इंसानों पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद भी अकाउंट होल्डर्स हैं। कौन से मुल्कों की शख्सियात इन अकाउंट्स में दौलत जमा करवाती रही हैं, किन की दौलत यहाँ अभी भी मौजूद है, बहुत सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, बहुत सारी डिटेल्स आना बाकी हैं। जो डिटेल्स आई हैं ये सारी डिटेल हमने समोई हैं अपने एक पैकेज के अंदर, आपको दिखाएंगे। स्विस बैंकिंग सीक्रेट मंजरेआम पर आ गए। स्विट्जरलैंड के एक बैंक के 18,000 अकाउंट्स की तफसीलात शाये की गई हैं और ये स्विस बैंकों के खुफिया अकाउंट से मुतल्लिक अब तक की सबसे बड़ी तहकीकात हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP के मुताबिक स्विस बैंक के अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत 100 अरब डॉलर्स है। ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए बनती है। मालियाती स्कैंडल स्विस सीक्रेट्स के मुताबिक जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के मुखालफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने 10 करोड़ डॉलर्स की रकम दी। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के सिर्फ एक अकाउंट में 223 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। हालिया दिनों में उर्दन को ज़र मुबादला की शदीद कमी का सामना था। मिस्र के खुफिया इदारे के सरबराह, जर्मन ओहदेदार, वेनेजुएला के बिजनेसमैन और अजरबैजान का एक अमीर तरीन शख्स भी इन अफराद में शामिल है, जिनका नाम उन खुफिया अकाउंट्स में सामने आया है। 100 अरब डॉलर से जायद मालियत के इन बैंक अकाउंट्स पर OCCRP और 47 दीगर मीडिया के इदारे तहकीक कर रहे हैं। स्विस अकाउंट्स रखने वालों में कई पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के इंकशाफात पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। पैसा चोरी करके बाहर भेजना पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम मसला है। उन्होंने मजीद लिखा कि वजीर आज़म इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोके। सारे मनी लॉन्ड्रर अब इत्तेहाद बना रहे हैं। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमेशा से इस पर बात करते रहे हैं कि जो आवाम का पैसा है जो बाहर के अकाउंट्स में रखा जाता है और बड़े बड़े लोगों की जानिब से रखा जाता है, आवाम का, गरीब आवाम का इस्तेहसाल किया जाता है, इस इस्तेहसाल को रोका जाना चाहिए। अच्छा जी, एक और जगह कुछ इस्तेहसाल की बात हो रही है, लेकिन ये इल्ज़ामात जो हैं ये दो बड़ी ताकतों की जानिब से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। ताकतें कौन सी हैं? ताकतें एक अमेरिका है, एक रूस है, और ये तनाज़ा क्या है? तनाज़ा है यूक्रेन का, जिस पर ये दोनों आलमी ताकतें जो हैं अब कुछ बातचीत करने पर हमें रजामंद दिखाई देती हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के मामले पर अपने रूसी हम मंसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने पर इत्तेफाक कर लिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक फ्रांस ने अमेरिकी और रूसी सदर से मुलाकात की तजवीज़ दी थी, जिसे उन्होंने उसूली तौर पर कबूल कर लिया है। यूक्रेन ने इस समिट के इनेकाद का खैर मकदम करने के साथ साथ ये भी वाज़ेह किया कि मसले का हल कीव को इस अमल में शामिल किए बगैर नहीं निकलेगा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि खतरात जो हैं जंग के वहाँ मंडला रहे हैं। मॉस्को में अमेरिकी सफारतखाने ने भी अपने शहरियों को हमलों से मुतालिक वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। अमेरिका यूक्रेन तनाज़े पर क्या पेशरफ्त हुई है, आलमी रहनुमाओं का क्या रद्द-ए-अमल आया है, रूस इस पर क्या राय रखता है, क्या मौक़िफ़ रखता है, ये सारी चीज़ें पहले आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिर हमारे साथ असद महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे उनका तज्ज़िया लेंगे। यूक्रेन तनाज़ा 4 माह से आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने हुए है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हवाले से समिट का इनेकाद करने पर इत्तफाक किया है। फ्रांसीसी सदर ने फोन पर दोनों रहनुमाओं को ये तजवीज़ दी थी। फ्रांस के मुताबिक इस समिट का इनेकाद रूस के यूक्रेन पर हमला न करने की सूरत में ही किया जाएगा। अमेरिकी और रूसी सदूर की मुलाकात में यूक्रेन के बहरान के मुमकिन हल पर बातचीत की जाएगी। व्हाइट हाउस की तर्जमान जिन साकी का कहना है कि सदर बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी हमला न होने की शर्त पर
रूसी हम मनसब के साथ मुलाकात कबूल की है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ भी इस जुमेरात मुलाकात कर रहे हैं। दोनों वज़राए खारजा अमरीका रूस समिट का एजेंडा तय करेंगे। यूक्रेन ने इस समिट के इनाकाद का खैर मकदम किया है, लेकिन कीव हुकूमत का कहना है कि मसले का हल इनकी शमूलियत के बगैर नहीं निकलेगा। अमरीका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए खत में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका के मुताबिक रूस के पास ऐसे यूक्रेनी शहरियों की फहरिस्त है जिन्हें यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद या तो कत्ल कर दिया जाएगा या कैंपों में भेज दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन की कशीदगी पर मॉस्को में अमरीकी सफारतखाने ने अपने शहरियों को हमलों से मुताल्लिक वार्निंग जारी की है। अमरीकी सफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेन सरहद के साथ रूस के शहरी इलाकों में भी हमलों का खदशा है। शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर हमले हो सकते हैं। गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि रूस दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप को बदतरीन लड़ाई में धकेलने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को आलमी मालियाती निजाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत की है। जर्मन फिजाई ने दारुल हुकूमत कैफ और ओडिशा के लिए परवाजें मनसूख कर दी। बहर अस्वद की बंदरगाह ओडिशा जो हमले की सूरत में एक अहम हदफ हो सकती है। कैफ में नेटो के राब्ता दफ्तर ने कहा है कि वो अपना अमला ब्रसल्स और मगरबी यूक्रेन के शहर में मुंतकिल कर रहा है। रूस ने हफ्ते को हमसाया मुल्क बेलारूस में एटमी मशकें की हैं। बहर अस्वद में साहिल के करीब रूसी बहरिया की मशकें भी जारी हैं। अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक कई माह से इल्जाम लगा रहे हैं कि रूस यूक्रेन हमला करने के बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है। इन मुल्कों ने धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस पर फौरी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन ने एक एडवाइजरी फौजी तरबीती मिशन कायम करने पर भी इत्तफाक किया है। यूक्रेनी वजीर खारजा ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेनी फौजियों को मुशावरती तरबियत फराहम की, लेकिन इस तरबियत में जंगी तरबियत शामिल नहीं होगी। बिल्कुल जी, ये मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में क्या नताइज निकल सकते हैं ये हम जानेंगे जी असद महमूद साहब से, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के। और अक्सर आज जब हम बात करते हैं अमेरिका और रशिया के इस तनाज़े की जो यूक्रेन को लेकर खड़ा हुआ है, हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज फिर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच असद महमूद साहब। असद साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के मामले पर अभी हामी भर ली है कि ठीक है जी मैं रूस के सदर से मुलाकात कर लेता हूँ, व्लादिमीर पुतिन से मिल लेता हूँ। आप क्या समझते हैं फ्रांस की जो एफर्ट है ये मुलाकात कराने की कुछ रंग लेकर आएगी, कुछ हासिल होगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच आसमा। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नाउमीदी तो नहीं होनी चाहिए, बट जनरली आई वुड से कि अगर पिछले चंद हफ्तों से स्पेशली जिस तवातर के साथ जंग की खबरें अमेरिका ने दी या फिर बाइडन ने दी हैं, वो मेरा ख्याल है पुतिन ने तो हर उस खबर को डिनाई करने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि बिल्कुल यूक्रेन के मशरकी सरहद के ऊपर इस वक्त देखा जाए तो देयर आर मोर देन 150,000 ट्रुप्स जो हैं वो रशियन वहाँ पर मौजूद हैं। देयर हार्डली आई थिंक फ्यू माइल्स बेसिकली फ्रॉम द यूक्रेनियन बॉर्डर। लेकिन इसके बावजूद हम ये ज़रूर कहेंगे कि बिल्कुल इन दोनों सदूर की अगर ये मुलाकात होती है तो लेट्स होप सो कि किसी तरह का कोई ब्रेक थ्रू होता है। बट जनरली अगर देखा जाए तो अमेरिका को जिस तरीके से आप यूक्रेन की साइड लेते हुए देखते हैं, लेकिन उससे हट के भी देखें कि ये जो वेस्टर्न लेड ऑफ जो कंट्रीज हैं उनको अगर अमेरिका लीड करने की कोशिश कर रहा है तो उसके एक लिहाज से मकासद क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुना होगा नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है, जो कि गैस जो है वो जर्मनी पहुंचाएगी रशिया से, इसको भी बड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। हालांकि इट इज नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीट, और जैसे वो वहां से एग्रीमेंट एक लिहाज से होता है या उसको क्लियरेंस देते हैं तो गैस की रवानी तो एक लिहाज से शुरू हो जाएगी। अब अमेरिका किसी सूरत के अंदर भी मैं समझता हूँ कि जर्मनी और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो उनको एक साथ नहीं देखना चाहता। वाई? बिकॉज अगर ये ऐसा होता है तो इसके बाद देखें ना, जब आप लार्जर स्पेक्ट्रम के अंदर आप जाके देखेंगे, अगर यूरोप करीब आता है, जर्मनी करीब आता है, दो बड़े पावरफुल मुल्क हैं यूरोप के, रशिया की बात करें और जर्मनी की बात करें, तो इसका मतलब है ना वहां पर फिर बेसिस की जरूरत होगी यूनाइटेड स्टेट्स के, ना वहां पर ओवरऑल जो वहां की वेपनरी है उसकी या मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर तो वहां पर आपको ट्रेड होती हुई नजर आएगी। तो एक तो ये है कि वो अमेरिका का जो एक वो रवैया है
कि नहीं, दे आर द सुपर पावर और वेस्ट को उन्होंने लीड करना है और वेस्ट को लीड करेंगे अगेंस्ट रशिया। ये वो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि जो जब नजर आती हैं, सर्टनली इफ आई कैन रीड दैट, तो वहां पर रशिया के अंदर भी बैठे तो सारी चीजें लोग देख रहे हैं। तो एक तो ये रवैया है। फिर आप ये देख लें कि नो, रशिया की रिक्वायरमेंट क्या है कि नेटो की जो है ईस्टवर्ड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी हो रही है। अभी जो, जी बिल्कुल, जो यूरोपियन ममालिक हैं और इवन अमेरिका है, वो वहां पे उनको ना सिर्फ ये कि इमदाद दे रहे हैं, बल्कि फौजी दस्ते भी एक लिहाज से लेफ्ट राइट आ रहे हैं, और उसी के साथ मुख्तलिफ तरह के वेपनरीज जो हैं वो भी यूक्रेन के अंदर ही जमा करते जा रहे हैं। बट आई एम रियली सरप्राइज इन सारी चीज़ों के होते हुए भी। आज मैंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग भी थोड़ी सी सुनी, तो ही आप फील करते हैं वो बॉडी लैंग्वेज, वो परेशानी आप ये देखते हैं। और अगर एक ऐसा सदर जो कि बहुत बड़े मुल्क को जो है वो ईस्ट यूरोप के लीड कर रहा है, एंड ही सेज कि जी ये जंग शुरू होने से पहले ये सारी की सारी सैंक्शंस को जो है वो रशिया के ऊपर लगा देना चाहिए। सो मैं आई एम रियली सरप्राइज कि मतलब आप सिर्फ ये देखने की बात आती है कि आपने अपने मुल्क को लेके चलना है, तो आप ये देखेंगे कि आपने यूरोप के साथ चलना है, अमेरिका की डिक्टेशन के साथ चलना है, आपने अपने मुल्क का, अपने लोगों का, उनकी सलामती का, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है, या फिर जिद के अंदर आके आपने ये सारे के सारा करना है कि नहीं जी वो मैं तो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, नेटो जो है वो मुझे मेंबरशिप एक लिहाज से दे, नेटो यहाँ पर अपने लिहाज से अड्डे लेकर आए। तो रशिया तो इस सूरत के अंदर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। नौ मैं समझता हूँ आसमा कि जब ये इस तरह की सिचुएशन होती है तो वी कांट बी दैट होपफुल कि जी इनकी अगर कोई मीटिंग होती भी है तो वो कोई एक लिहाज से कामयाबी की तरफ जाएगी। बिकॉज अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते भी जब इनकी ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे की टेलीफोनिक डिस्कशन हुई थी, वो तो आप ये कह सकते हैं कि शायद बाइडेन की धमकियों के ऊपर और जो जिस तरह का रवैया था रशियन प्रेसिडेंट का, वो भी सबके सामने है। तो उसके अंदर से तो कोई चीज़ निकली नहीं थी। बट स्टिल लेट्स होप सो कि अगर इनकी मीटिंग होती है, ये किसी बेहतर रास्ते को चुनते हैं, तो मेरा ख्याल है ये सबके लिए बेहतर है। और स्पेशली मैं आपसे कहूँगा, ये यूरोपियन ममालिक स्पेशली जो बाकी पूरे दुनिया के ममालिक के अंदर ये जंगे मुसल्लत करने के अंदर एक्चुअली अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, नो दे फील कि हाँ जी वो जो जंग के नकारे हैं वो शायद उनकी सरहदों पे एक लिहाज से बचते नजर आ रहे हैं। एंड दैट इज पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी देयर इन यूरोप। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ भी जो है वो इस जंग की जानिब भी इशारा करती है। जिस तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ये कह चुके हैं कि यूक्रेन तनाज़ा जो है इसका कोई उन्हें पुरअमन हल निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो 2 रियासतें हैं यूक्रेन की जिन्होंने यूक्रेन से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, वो हो सकता है कि वो उन्हें तस्लीम कर लें। अब ये जो मुतालिबा है ये रूसी पार्लियामेंट की जानिब से भी सामने आ रहा है, उनसे बार बार व्लादिमीर पुतिन से ये कहा जा रहा है कि आप उन रियासतों को तस्लीम कर लें। अगर व्लादिमीर पुतिन ये करते हैं तो इससे क्या मैसेज जाएगा अमेरिका को और ख़ासतौर पर इत्तेहादियों को रशिया की जानिब से ऐसा किए जाने से? आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, ये जो मिन्स्क का एग्रीमेंट था 2015 का पीस अकॉर्ड, उसके अंदर फाइन जर्मनी मौजूद था, फ्रांस था, रशिया था और फिर यूक्रेन था। तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद की वो तो जर्मनी की और फ्रांस की आनी चाहिए। सर्टनली दे शुड बी देयर, सामने आके बात करें और उनको साथ बिठाने की कोशिश करें। और मिन्स्क एग्रीमेंट के अंदर जो जो शराइत थी और जो जो रशिया ने कहा था, सर्टनली अगर वो किसी तरीके से पूरा होता तो मेरा ख्याल है एक ये सूरत तो बेहतरी की बनती है। बट इस वक्त अगर देखा जाए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल है उनका तो ये कहना है जी कि ठीक है हम इनको रशिया के साथ जम नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ हम उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। जब ये ऐसा सारा सिलसिला होता है तो चीज़ें तो फिर और खराबी की तरफ आसमा जा सकती हैं, कोई बेहतरी की तरफ तो एक लिहाज से नहीं जा सकती। और वो चीज़ें जिसको कहते हैं ना, अभी यहाँ तक तो मैं कहूँगा कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका के, ही सेज जी कि नहीं हम किसी सूरत के अंदर भी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे, हम आकर हद तक जाएंगे टिल सच टाइम कि जो गोला बारूद या मिसाइल जो है वो फायर करते हुए नजर आए। हम यही सोचेंगे कि नहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को कामयाब होना चाहिए। बट स्टिल अगेन आई वुड से कि पिछले कई हफ्तों से सारी चीज़ें आप जब नोट करते हैं तो ऐसा लगता है कि चाहे वो यूरोपियन ममालिक जिसका थोड़ा कम शेयर है, अमेरिका का ज़्यादा हिस्सा है, वो आपको फील होता है कि वो फोर्स कर रहे हैं, उनको ट्रैप में लेकर आ रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट को, रशिया को,
कि जी वो आए और हमला करें और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां जो है वो रशिया के लगाई ऊपर जा लगा। सकें। ठीक है। अच्छा, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा गया है अमेरिका की जानिब से कि जी रशिया के पास बहुत सारे ऐसे यूक्रेन के शहरियों की फहरिस्त मौजूद है जिन्हें या तो अगर अटैक किया जाता है या तो फ़ौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा या फिर कैंप्स में भेज दिया जाएगा, तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। ये खदशात, ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं? ये जो इन्फॉर्मेशन हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अमेरिका की जानिब से लीक की जाती है, इसमें किस हद तक सदाकत होती है? और फिर अक़वाम मुत्तहिदा इस खत के बाद क्या रिएक्शन दे सकता है, क्या कर सकता है? देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो कि आप पूरे यूरोप को देखते हैं इसके अंदर आते हुए अगेंस्ट रशिया। ये इसी का एक हिस्सा है जिसके अंदर कहा जा रहा है जी कि नहीं, वी हैव प्लॉजिबल इंफॉर्मेशन, हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि जी हाँ रशिया जो है वो अटैक करने जा रहा है। और उन्होंने ये सारे, यानी इसका मतलब ये है कि रशिया ने अमेरिका से पूछ के कहा जी कि कौन कौन से टारगेट्स हैं जिनको मैंने जाके अटैक करना है, कौन कौन से लोग हैं जिनको मैंने कैंप्स के अंदर भेजना है। और अगर ये सारा खत फाइन चला भी जाता है तो व्हाट यूनाइटेड नेशन इज गोइंग टू डू, अगर उस एंगल से भी देखा जाए तो क्या यूनाइटेड नेशन ने जब से ये मार्ज वजूद के अंदर आई है तो आप ये महसूस करते हैं कि इट हैज़ बीन एबल कि ये अपना रोल उस बेहतर तरीके से जो है वो अदा कर सके। और ये इसीलिए ही आई थी कि दुनिया को जंगों से दूर रखा जाए, अगर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किसी तरह का अगर कोई तनाज़ा है तो उसको हल कर सके। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनाइटेड नेशन तो मिजरेबली अपने रोल के अंदर एक लिहाज से फेल हुई। आज यूनाइटेड नेशन को देख लें, आप अफगानिस्तान को इसको देखें, आप मिडल ईस्ट को देखिए, आप अफगानिस्तान को देखें, पूरी दुनिया का एक लिहाज से हशर जो है वो खराब हो चुका है। और अब अमेरिका को टोटली देखें ना, आप चाहे CNN को ले लें, फॉक्स न्यूज़ को लीजिए, BBC को ले, मतलब आप किसी को भी देख लें, उनकी हेडलाइंस जो हैं वो तो शुरू ही यूक्रेन से होती हैं, शुरू ही वो रशिया से होती हैं। और ऐसा लगता है कि यानी कि यूरोप और अमेरिका जो है दे आर द मोस्ट पीस लविंग कंट्री, और बाकी जो रशिया है, ये जो चाइना है। ये जो हम मुसलसल एक शोर सुनते आए हैं दिसंबर से, अटैक हो जाएगा, फिर कहा गया कि ये जो चाइना में ओलंपिक्स हो रहे हैं उनका वेट किया जा रहा है, 20 तारीख से पहले शायद अटैक हो जाएगा, 20 तारीख को अटैक हो जाएगा, 20 भी गुजर गई है, 21 भी ऑलमोस्ट गुजर गई है। कितना और टाइम है इस चीज़ के अंदर, या फिर हम अभी देखेंगे कि ये चीज़ मजीद उलझाई जाएगी दोनों जानिब से, अमेरिका की जानिब से भी, रशिया की जानिब से भी? या आप ये समझते हैं कि बस ये जो मुलाकात दोनों सुदूर के दरमियान होने जा रही है ये एक आखिरी चीज़ थी जो होना बाकी थी, इसके बाद जो होना है वो हो जाएगा? आई बिलीव कि रशिया को भी मेरा ख्याल है बहुत सोचने की ज़रूरत है कि वो इस एक्सट्रीम लिमिट पे उनको नहीं जाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका की तरफ देखें, अमेरिका का तो अपना इंटरेस्ट है, बिकॉज मैंने आपसे अर्ज किया ना, वो तो वेस्ट को लीड करना चाहते हैं, वो अपना स्ट्रेंथ वहाँ पे रखना चाहते हैं, वो लीडर के तौर पे खुद को और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लीड करते हुए नजर आते हैं। और लाइक वाइज जब ये सारा कुछ है तो यूक्रेन को तो जिसको कहते हैं वो एक फुलक्रम के तौर पे आप समझते हैं कि उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजंस कुछ और हैं, करना वो कुछ और एक लिहाज से चाह रहे हैं। बट आप देखें ना, अगर यूरोप के अंदर 30% जो है वो ऑयल जा रहा है, 35% गैस जो है वो रशिया से जा रही है, रशिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम जो है वीट जो है वो पैदा करने वाला मुल्क है, तो सर्टली नुकसान तो बिल्कुल रशिया का भी एक लिहाज से होगा। लेकिन अगर ये कहते हैं जी कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये हम उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, आपने कभी आज तक सुना कि नहीं जी अगर यूक्रेन पे हमला होगा तो वहाँ पर अमेरिकन आर्मी एक लिहाज से मौजूद होगी, नेटो ट्रुप्स वहाँ पर मौजूद होंगे, यानी कि वो यूक्रेन को चारे के तौर पे, यूक्रेन के लोगों को चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए, विदाउट रियलाइजिंग वो ये तो कह रहे हैं कि जी इन्होंने ये टारगेट जो है वो मार्क कर लिया है, यहाँ के लोगों को उन्होंने कैंप्स के अंदर भेज देना है, 50,000 से ज्यादा जो है वो जाने के लिहाज से जा सकती हैं। बट अगर कहें कि जी कि कोई बेहतरी की कोई बात नजर आए तो वो तो आपको एक लिहाज से वो कुछ करते हुए, पीस की बात वो आपको नहीं करते हुए नजर आएंगे। हर टाइम आपको फील होता है, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, अमेरिकन लीडरशिप है, और फॉर दैट मैटर उनको उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो जल्दी के ऊपर एक लिहाज से फर्दर वो तेल डाल रहे हैं, वो किसी सूरत में उस आग को बुझाने की कोशिश जगहों से ये काम किया जा रहा है। बरतानिया को देख लें, कहीं ना कहीं वहाँ से भी ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जो
जिससे लगता है कि इश्तियाल दिलाया जा रहा है रूस को बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है हर एक के अपने मकासद हैं, उन मकासद के तहत ये सारा गेम खेला जा रहा है, लेकिन ये गेम जो है बहुत तवील भी हो चुका है। लेट्स सी अभी ये जो मुज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होते हैं दोनों सदूर के दरमियान, इसके बाद क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, इतने अहम टॉपिक पर आप अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आप प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है। यकीनन यूक्रेन का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, जिस तरह के असद साहब भी फरमा रहे थे और हम भी ये देख रहे हैं कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया, जितने भी बड़े अखबारात हैं, तमाम के तमाम ही यूक्रेन मसले पर बात कर रहे हैं और इसमें लेकर जो रशिया और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो चुका है और उसमें इत्तेहादियों का क्या किरदार है, इस पर भी बात की जा रही है। हम भी रोज़ाना ही तकरीबन आपको अपडेट कर रहे होते हैं जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल आता है। बहरहाल जी, अभी हमें प्रोग्राम में रुख करना है अफ्रीकी मुल्क माली का। माली के बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे और अक्सर इसलिए सुनते रहते हैं क्योंकि यहाँ जो शिद्दत पसंद हैं इस मुल्क के अंदर, उनका अक्सर यहाँ की फ़ौज से तसादुम होता रहता है। अभी भी तसादुम हुआ है और इस झड़प के दौरान 57 शिद्दत पसंद जो हैं वो मार दिए गए हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि माली की फ़ौज के 8 जवान भी अपनी ज़िंदगी की बाजी इस दौरान हार गए हैं। माली की हुकूमत जो है वो तकरीबन एक दहाई से, यानी पिछले कोई 10 साल से जो हुकूमत है शिद्दत पसंदों के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। मामला क्या है, कब से शिद्दत पसंद जो है ये अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, फ़ौज का कितना नुकसान हो चुका है, क्यों हासिल नहीं किए जा रहे हैं इनके ख़िलाफ़ जो कामयाबी है फ़ौज की जानिब से, ये सारी चीज़ों पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अफ्रीकी मुल्क माली में फौज और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प में 57 शिद्दत पसंद मारे गए। कार्रवाई के दौरान फौज के 8 एहलकार भी गोलियों का निशाना बन गए। फौजी तर्जुमान के मुताबिक शूरश ज़दा बुर्किना फासो और नाइजर की सरहद के करीब अर्चम के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फौजियों को निशाना बनाया। वजारत दिफा ने बताया कि मोटरसाइकिलों पर सवार शिद्दत पसंदों ने फौजी एहलकारों को घेरे में ले लिया, लेकिन फौज ने फजाइया की मदद से बुर्किना फासो के करीब कार्रवाई करते हुए 57 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क के शुमाल मशरक में जंगजुओं के साथ झड़प के बाद माली के 8 फौजी हलाक, 14 जख्मी और 4 लापता हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ताज़ा तरीन हमला उस वक्त हुआ जब माली हुक्मरान फौजी हुकूमत ने फ्रांस से कहा कि वो बगैर किसी ताखीर के अपनी सरजमीन से फौजें हटाएं, जिसने पेरिस के 4 से 6 माह की रवानगी के मंसूबे पर सवालिया निशान लगा दिया है। मकामी अफराद ने खैबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि इस हफ्ते के दौरान तकरीबन 40 शहरी मारे गए, जहां दाइश समेत हरीफ मुसल्लह ग्रुप काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माली कई अरसे से तनाज़ात का शिकार है, जिसमें हजारों फौजी और आम शहरी हलाक और तकरीबन 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। अलकायदा और दाइश से मुंसलिक बागी ग्रुप माली, बुर्किना फासो और नाइजर के गैर महफूज सरहदी इलाकों में कई इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं। माली 2012 के बाद से दोबारा इस्तेहकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। फ्रांस की अफवाज ने मुदाखलत की और 2013 में मुसल्लह ग्रुपों को शिकस्त देने में मदद की, लेकिन शिद्दत पसंद ग्रुप सहरा में दोबारा मुनज़्ज़म हो गए और फौज और शहरियों पर बाकायदा हमले करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने तरीके से हमसाया ममालिक बुर्किना फासो और नाइजर के रवाबित कायम रखे हैं, जहाँ हालिया बरसों में तशद्दुद के वाक़यात आसमान को छू रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साहिली इलाके में तकरीबन 4300 फौजी तैनात हैं, जिनमें माली में 2400 फौजी भी शामिल हैं। इसके बावजूद अस्करियत पसंदी और शिद्दत पसंदों को ख़त्म नहीं किया जा सका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आज हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है और ख़बर यह है कि सायरा मलिक, जो कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून हैं, इन्होंने एक अमरीकी फ़र्म में बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर ली है। बताया यह जा रहा है कि सायरा मलिक को असासाजात के इंतज़ाम की आलमी फ़र्म जो है उसकी चीफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। उनके खातों को, उनके सारे जो भी असासाजात के मामलात हैं इंतज़ामी, उनको ये संभाल रही होंगी। किस तरह से उन्होंने ये सफ़र जो है ये तय किया है, सायरा मलिक ने उनके वालिदैन जो है पाकिस्तानी हैं, किस तरह से उन्होंने उनकी परवरिश की है, और कौन कौन से अहम ओहदे हैं जिन पर ये फाइज रही हैं, सायरा मलिक के हवाले से हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आपको दिखाएंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी नैयाद अमेरिकी खातून सायरा मलिक को आलमी फर्म नवीन की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असासाजात जैसे इक्विटीज, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, प्राइवेट मार्केट्स,
कुदरती वसाइल, दीगर मुतबादलात और जिम्मेदाराना सरमायाकारी की आलमी मुंतजिम फर्म नवीन में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए एक पाकिस्तानी खातून का इंतखाब किया गया है। पाकिस्तानी नयाल सायरा मलिक ने 2003 में नवीन में शमूलियत इख्तियार की थी। तब से वो मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सायरा मलिक आलमी सरमायाकारी कमेटी की भी क़यादत कर रही हैं, जो मालियाती फर्म नवीन के सबसे सीनियर सरमायाकारों को यकजा करती हैं। फाइनेंस में MS करने वाली सायरा मलिक इक्विटीज इन्वेस्टमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन के तौर पर भी काम करती रही हैं, जहां इनका किरदार नायब सदर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का था। पाकिस्तानी नयाल सायरा मलिक नवीन के हफ्तावार मैगजीन में आर्टिकल्स भी लिखती हैं और बाकायदगी से मालियाती न्यूज नेटवर्क जैसे CNBS, ब्लूमबर्ग TV और फॉक्स बिजनेस पर अपना तजिया भी पेश करती हैं। सायरा को अमरीकी फाइनेंस में बैरन की टॉप 100 बाअसर खवातीन में शामिल होने का एजाज भी रहा है। सायरा मलिक ने कैलिफोर्निया की पॉलीटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी से मुआशियात में BS, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से फाइनेंस में MS भी कर रखा है। सायरा मलिक के मुताबिक उनके वालिदैन पाकिस्तान से अमेरिका हिजरत कर गए थे। उन्होंने कैलिफोर्निया में परवरिश पाई और लिंकन हाई स्कूल में तालीम हासिल की। सायरा मलिक का कहना है कि ग्रेजुएशन के बाद वॉल स्ट्रीट की हर फर्म ने नौकरी देने से इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने फाइनेंस में मास्टर की डिग्री हासिल की और अब बिल आखिर एक बड़ी फर्म में अहम ओहदे पर फाइज हैं। बिल्कुल जी, सायरा मलिक पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें किसी भी फर्म ने नौकरी देने से इनकार कर दिया था। आज देखिए वो किस ओहदे पर फाइज में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। बहरहाल जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। जाते जाते हमें आपको अपना सेगमेंट चलते चलते दिखाना है। अपना बात का ख्याल रखिएगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। भारत में भिखारी भी डिजिटल हो गए। भारतीय रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले राजू के सामने अब कैश न होने का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि वो गले में QR कोड पहनकर घूमते हैं और लोग उन्हें ऑनलाइन भी ट्रांसफर करते हैं। राजू का कहना है कि कोरोना वबा आने के बाद स्टेशन से उन्हें मारकर भगा दिया जाता था। उन्हें QR कोड के जरिए पैसे मांगने का ख्याल रिक्शा ड्राइवरों को देखकर आया। अब लोग उन्हें ऑनलाइन भी भेज देते हैं। मदीना मुनव्वरा दुनिया से तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए महफूज तरीन शहर करार। बरतानवी इदारे इंश्योर माई ट्रिप ने दुनिया भर के इन शहरों की फहरिस्त जारी की जो तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए महफूज तरीन हैं। इदारे ने अपनी तहकीक में रात के वक्त तन्हा खवातीन का सफर करने, पुरअमन तरीके से घूमने फिरने, जराइम की शरह कम होने और दूसरे लोगों से ताउन और एहतराम हासिल करने पर फहरिस्त तैयार की है। फहरिस्त के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में जराइम की शरह इंतहाई कम है। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर थाईलैंड का शहर चियांग माई, तीसरे नंबर पर दुबई, चौथे नंबर पर जापान का शहर क्यूटो है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस को मुसाफिर खवातीन के लिए सबसे कम महफूज शहर करार दिया गया है। दुनिया की पहली ऐसी स्पोर्ट्स गाड़ी मुतारिफ करा दी गई जो पानी और खुश्की में 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती है। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में नजर आने वाली होवरक्राफ्ट तर्ज की कॉन्सेप्ट कार की कीमत $1 लाख मुकर्रर की गई है, जो रवां साल मार्केट में फरोख्त के लिए दस्तयाब होगी। इब्तदाई मरहले में ये गाड़ी सिर्फ 180 सार्फिन के लिए दस्तयाब होगी। बिजली से चलने वाली ये स्पोर्ट्स कार रफ्तार के मामले में फरारी और MC लॉरेन से भी तेज दौड़ सकेगी। नाइजीरिया के एक 67 साल शख्स ने पानी से जलने वाला चूल्हा इजाद कर लिया है, जिसमें आग लगाने के लिए गैस, बिजली या मिट्टी के तेल की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल होती हुई वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नाइजीरियन बाशिंदे ने पानी की एक बोतल में ऊपर की जानिब सुराख करके एक पाइप दाखिल किया और ढक्कन वाले हिस्से से दूसरा पाइप दाखिल करके हैंड पंप के जरिए हवा भरी और पाइप का एक सिरा नोजल में लगाकर चूल्हे में आग लगा ली। नाइजीरियन शख्स का कहना है कि इनकी इजाद मिट्टी के तेल और गैस के बजाय मुकम्मल तौर पर हवा के दबाव और पानी पर इन्हिसार करती है। गुज़िश्ता माह टोंगा में फटने वाले ज़ेरे समुंदर आतिशफिशा ने सिर्फ हवा में राख ही नहीं उड़ाई, बल्कि इसके सबब अब तक की सबसे ज्यादा बार बिजली गिरती देखी गई। ग्लोबल लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क, जो कि आलमी सतह पर बिजली गिरने के वाकयात पर नजर रखता है, इनके मुताबिक टोंगा में आतिशफिशा फटने से 5,90,000 बार बिजली गिरी, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली गिरने के तमाम वाकयात 13 से 15 जनवरी के दौरान टोंगा में आतिशफिशाओं के धमाकों के दौरान हुए।